आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1962 से 1968 के बीच नेहरू और इंदिरा सरकार के दौर में गोल्ड को लेकर ऐसा कानून बनाया गया कि 1991 आते आते भारत की इकोनॉमी डूबने के कगार पर आ गई। भारत के पास विदेशों से सामान मंगाने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि 100 टन गोल्ड का भारत आना कितनी बड़ी जीत है और आज की तारीख में यह गोल्ड कितना कीमती है। भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 100 टन 102 टन सोना आया है, उसकी अगर आप कीमत देखेंगे, कितना गोल्ड आया? 102 टन। और इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यह कितना किलो होता है? 1,02,000 किलो। 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख किलो से ज्यादा सोना भारत आया है। और इसकी कीमत कितनी है? इस गोल्ड की कीमत जो भारत आया है उसकी कीमत है, चूंकि अभी कुल कीमत जो है वो करीब करीब 84,048 करोड़ रुपए का सोना है। 84,000 करोड़ का सोना आया है। तो ऐसे में अब यह भी समझना चाहिए कि भारत अपना गोल्ड रिजर्व विदेशों में जमा करता क्यों है, पहले ही भारत में क्यों नहीं रख रहा था, और नरेंद्र मोदी ने इस सोने को भारत वापस लाने का फैसला लिया क्यों? देखिए, विदेशों में गोल्ड रखने की एक वजह यह है कि गोल्ड की सेफ्टी हो और इसके खतरे को कम किया जा सके। दरअसल युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अस्थिरता में देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए गोल्ड के भंडार को अलग अलग देशों में भी स्टोर किया जाता है कि अपने यहां कुछ दिक्कत हो गई तो चलो वहां तो कुछ पैसा अपना है। इसके अलावा अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो गोल्ड के भंडार होने से उस देश की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति मजबूत होती है। इससे वो विदेशों से इंपोर्ट आसानी से कर सकता है। विदेशों में गोल्ड स्टॉक रखने से महंगाई दर कंट्रोल करने में मदद मिलती है और फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है। इसके अलावा भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड भंडार रखने के लिए एक महंगी फीस देनी पड़ रही है, इसलिए भारत ने इंग्लैंड से सोना वापस मंगवा लिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड से इतना सोना लाना आसान काम भी नहीं था। इस फैसले को लेने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर से लेकर देश की इकोनॉमी के उतार चढ़ाव को स्टडी किया गया। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर कई ऐसे पहलू थे जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था। भाई, इतना सोना लेके आ रहे हैं तो सिर्फ फिल्मों में ही कुछ हो सकता है, ऐसा थोड़ा ही है। ब्रिटेन से गोल्ड भारत लाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच कई दौर की पहले तो बातचीत हुई। भारत की तरफ से वित्त मंत्रालय और आरबीआई, जबकि ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच कई मीटिंग्स चली। दोनों देशों में फिर सहमति बनने के बाद गोल्ड के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई महीनों तक प्लानिंग हुई कि भाई कैसे लेके आएंगे इसको। कई पहलुओं को देखा गया। इसके लिए सबसे पहले गोल्ड को ट्रकों के जरिए लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए भारत के 2 शहर मुंबई और नागपुर में इस सोने को लाया गया। लंदन से लेकर मुंबई और नागपुर तक जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़े। हवा में थोड़ी आ गया, मतलब हवा में तो आया ही उड़ते हुए, लेकिन ऐसे ही थोड़ी आ गया। मई 2024 में इसी तरह से गोल्ड भारत आया था और इस बार भी कहा जा रहा है कि ऐसे ही सीक्रेट मिशन से भारत सोना लेकर आया। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत के पास विदेशों से सामान मंगाने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि 100 टन गोल्ड का भारत आना कितनी बड़ी जीत है और आज की तारीख में यह गोल्ड कितना कीमती है। भाई, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 100 टन 102 टन सोना आया है, उसकी अगर आप कीमत देखेंगे, कितना गोल्ड आया? 102 टन। और इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यह कितना किलो होता है? 1,02,000 किलो। 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख किलो से ज्यादा सोना भारत आया है। और इसकी कीमत कितनी है? इस गोल्ड की कीमत जो भारत आया है उसकी कीमत है, चूंकि अभी कुल कीमत जो है वो करीब करीब 84,048 करोड़ रुपए का सोना है। 84,000 करोड़ का सोना आया है। तो ऐसे में अब यह भी समझना चाहिए कि भारत अपना गोल्ड रिजर्व विदेशों में जमा करता क्यों है, पहले ही भारत में क्यों नहीं रख रहा था, और नरेंद्र मोदी ने इस सोने को भारत वापस लाने का फैसला लिया क्यों? देखिए, विदेशों में गोल्ड रखने की एक वजह यह है कि गोल्ड की सेफ्टी हो
और इसके खतरे को कम किया जा सके। दरअसल युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अस्थिरता में देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए गोल्ड के भंडार को अलग अलग देशों में भी स्टोर किया जाता है कि अपने यहां कुछ दिक्कत हो गई तो चलो वहां तो कुछ पैसा अपना है। इसके अलावा अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो गोल्ड के भंडार होने से उस देश की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति मजबूत होती है। इससे वो विदेशों से इंपोर्ट आसानी से कर सकता है। विदेशों में गोल्ड स्टॉक रखने से महंगाई दर कंट्रोल करने में मदद मिलती है और फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है। इसके अलावा भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड भंडार रखने के लिए एक महंगी फीस देनी पड़ रही है। इसलिए भारत ने इंग्लैंड से सोना वापस मंगवा लिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड से इतना सोना लाना आसान काम भी नहीं था। इस फैसले को लेने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर से लेकर देश की इकोनॉमी के उतार चढ़ाव को स्टडी किया गया। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर कई ऐसे पहलू थे जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था। भाई इतना सोना लेके आ रहे हैं तो सिर्फ फिल्मों में ही कुछ हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। ब्रिटेन से गोल्ड भारत लाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच कई दौर की पहले तो बातचीत हुई। भारत की तरफ से वित्त मंत्रालय और आरबीआई, जबकि ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच कई मीटिंग्स चली। दोनों देशों में फिर सहमति बनने के बाद गोल्ड के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई महीनों तक प्लानिंग हुई कि भाई कैसे लेके आएंगे इसको। कई पहलुओं को देखा गया। इसके लिए सबसे पहले गोल्ड को ट्रकों के जरिए लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए भारत के 2 शहर मुंबई और नागपुर में इस सोने को लाया गया। लंदन से लेकर मुंबई और नागपुर तक जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़े। हवा में थोड़ी आ गया, मतलब हवा में तो आया ही उड़ते हुए, लेकिन ऐसे ही थोड़ी आ गया। मई 2024 में इसी तरह से गोल्ड भारत आया था और इस बार भी कहा जा रहा है कि ऐसे ही सीक्रेट मिशन से भारत सोना लेकर आया। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। एलएसी से पीछे हटी भारत चीन की सेना। नव भारत पर डिसएंगेजमेंट की कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। देखिए, बात करते करते कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरों में एलएसी से टेंट हटाते हुए दिख रहे हैं जवान। ये तस्वीर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको पाठशाला में टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखा रहे हैं कि कैसे आज जो डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हुआ है डेप्सांग में और डेमचौक में, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि भाई वहां पर सैनिक जो हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं। जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइए, ये कहां की तस्वीरें हैं एग्जैक्टली और ये आज की तस्वीरें हैं क्या? देखिए, जो इंडिया और चाइना के बीच शांति समझौता हुआ है उसके तहत भारत और चीन की जो फौज है उन्होंने जो टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बनाया था उसको हटाया। दोनों साइड से काफी समय पिछले 1 हफ्ते से ये जो प्रोसेस है वो चल रहा था और दोनों तरफ की जो फौज के कमांडर लेवल के ऑफिसर है वो बार बार मिल रहे थे और शांति समझौते के तहत जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। जो ये तस्वीरें हमें मिली है ये ईस्टर्न लद्दाख के टी पॉइंट एरिया की तस्वीरें हैं। डमचुक और डेस्पांग एरिया में जिस तरह से निकाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें खासतौर पर टेंट्स है उनको जो है वहां से रिमूव किया जा रहा है। वो आज प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और कल यानी एक और अहम तस्वीर आ गई है एलएसी पर। जिस तरह से डिसएंगेजमेंट हो रहा है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पाठशाला में अगली क्लास, हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाने वालों को बाबा बागेश्वर का धमाकेदार संदेश क्या है? दिवाली के पटाखों पर सवाल और बकरीद पर चुप्पी। बाबा बागेश्वर की वो बात जिसे सुनकर कईयों को करंट लगेगा। अब उसका चैप्टर। हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाना पिछले कुछ सालों से नया फैशन बन गया है। होली मत खेलो, पानी की बर्बादी होगी। दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण होगा। कई सालों से यही पैटर्न दिख रहा है। आज अयोध्या में जिस तरह से दीपोत्सव हुआ उसमें भी कुछ लोग ये कहने वाले जरूर होंगे ये तो पैसे की बर्बादी। लेकिन जब ऐसे लोगों से किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछा जाता है, किसी और धर्म के त्योहारों के बारे में पूछा जाता है तो इनका मुंह सिल जाता है। इन्हीं लोगों को जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने जो बात कही है उसकी चर्चा बहुत हो रही है। पहले एक बार सुनिए बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कहा कि कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ गए हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी उसमें उन्होंने कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा।
हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बाबा बागेश्वर अपनी बात एकदम क्लियर तरीके से रखते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को उनकी बात चुभ जाती है। दरअसल बाबा बागेश्वर को आज ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि हर साल अयोध्या में दीपोत्सव के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता दीपोत्सव पर सवाल उठाते हैं। इस पूरे एजेंडे को समझने के लिए पहले आप अखिलेश यादव का एक ट्वीट देखिए। यह ट्वीट अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद किया था। इसमें एक गरीब महिला जले हुए दीपक में से बचा हुआ तेल इकट्ठा कर रही है और एक पुलिस का जवान उसे जाने के लिए कह रहा है। इस तस्वीर पर अखिलेश यादव ने लिखा कि यह बेबस पूछ रही है, जोड़े हाथ, गरीबों का कब होता है त्योहार। इस तस्वीर के जवाब में बहुत से लोगों ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि समाजवादी सरकार के दौरान सैफई महोत्सव में जो पैसे की बर्बादी होती थी